सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नॉलेज जंक्शन परिवार और सार्थक शिक्षा संस्थान में। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है ताम्र पाषाण काल के शवों को फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, जलाते थे या कब्रिस्तान में दफनाते थे या फिर खुले मैदान में फेंक देते थे। और बहुत ही तेजी के साथ आंसर आए हैं, ए के लिए आंसर आए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति थी उसके लोग शवों को क्या करते थे, फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। उत्तर दक्षिण दिशा में किस प्रकार से दफनाते थे, उत्तर की ओर को इसका सिर रहता था शव का, और दक्षिण दिशा की ओर को दक्षिण दिशा की ओर को साउथ की तरफ को इसके पैर रहते थे, और इस प्रकार से एक कब्र में इसको दफनाया जाता था। ठीक, अन्य प्रथाओं का भी हमको उल्लेख मिलता है जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल मीन्स के पत्थरों का काल, या फिर इसी को प्रस्तर युग कहते हैं, इसी को स्टोन एज कहा गया है। इस प्रागैतिहासिक काल में हमने लगभग लगभग ये जो जलाने की प्रथा है इसका भी हमको विवरण मिलता है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही कब्रिस्तान में दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, बहुत सारे शवाधानों का हमने उनके साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। पिछले सेशंस में हमने डिटेल में ये सब पढ़े हैं। खुले मैदान में फेंक दिए जाते थे, और खुले मैदानों में शवों को फेंकने के साक्ष्य को ही आगे चल करके फिर हमने कलश शवाधान एक जो प्रथा थी उसके रूप में पढ़ा है। तो कलश शवाधान जो प्रथा है वो इसी से जुड़ी हुई है, जो ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन डी इसमें दिया गया है। कलश शवाधान की प्रथा, कलश शवाधान में ये जो बॉडी या ये जो शव फेंके गए हैं खुले मैदानों में, जब इनको जंगली जानवर इनको इनका बहुत सारा हिस्सा खा जाते थे, उसके बाद जो बचा हुआ अंश है उसको किसी एक पात्र में जिसको कलश कहा जाता था उसमें उसको संरक्षित करके, उसे सुरक्षित करके किसी अ, कब्र में उसको दफनाने के साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये चार अलग अलग प्रथाएं हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें पूछा गया है मनुष्य ने सर्वप्रमुख किस धातु का प्रयोग किया है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और तेजी के साथ आंसर भी इसके लिए आ गए हैं। ऑप्शन सी के लिए आंसर आए हैं, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य द्वारा प्रयोग करी गई पहली धातु है तांबा। दूसरी धातु इसने लोहा प्रयोग करी। और तीसरी धातु जो मनुष्यों के द्वारा प्रयोग में लाई गई, सॉरी, ये थर्ड है, लोहा तीसरी धातु है, जबकि दूसरी धातु जो उसने प्रयोग करी वो कांसा थी। तो अगर हम क्रम देखें धातुओं का तो ये ए आपका सी बी ए, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका इस तरीके से बन जाएगा। और यहीं से फिर अलग अलग सभ्यताएं, जैसे आप देखेंगे ताम्र पाषाण काल, अगर तांबे से पहले हम देखें तो इससे पहले क्या प्रयोग किया जा रहा था, इससे पहले जो प्रयोग में ला रहा था मनुष्य उपकरणों को बनाने के लिए, वो पत्थरों का प्रयोग कर रहा था। तो यहाँ पत्थर आ गया। और पत्थरों के साथ साथ जब वो इस काल में जो अगला काल आया पाषाण काल के बाद, अब यहाँ अगर कालों की अगर हम चर्चा करें तो पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आएगा। ताम्र पाषाण काल, तांबे और पत्थरों का प्रयोग। उसके बाद फिर कांस्य काल आएगा जिसमें कि तांबा साथ ही साथ पत्थर, इन दोनों का उपयोग तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ गया है, अब आपका कांसा नामक धातु भी जुड़ गई है। कांसे का भी प्रयोग होने लगा है, इसी की वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, इसको ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कहा गया। अगर सभ्यताओं का क्रम हम यहाँ से देखें तो ये आपका हो गया ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। और ये आपका पाषाण कालीन सभ्यता है, जहाँ पत्थरों का प्रयोग हो रहा है, जहाँ तांबे और पत्थरों का प्रयोग हो रहा है वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। और जहाँ कांसे का सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है, सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है कांसे का,
तो ये है आपकी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। और इसी को कुछ अन्य नामों से भी जाना गया है, जैसे कि आपकी हड़प्पा सभ्यता। इसी के लिए अन्य नाम प्रयोग होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। और फिर जब लोहा धातु खोजा तो लोहे से संबंधित जो सभ्यता है, या जिसको हम लौह युगीन सभ्यता कह रहे हैं, लौह युगीन सभ्यता। तो लौह युगीन सभ्यता के अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। और हमने पढ़ा है वैदिक सभ्यता को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये जो ऋग वैदिक काल है, इसकी जो अंतिम अवस्था आएगी, मीन्स कि उत्तर वैदिक काल से ठीक पहले, यहाँ पर लोहे का पहला प्रमाण हमको यहाँ मिलता है इसकी अंतिम अवस्था में। लोहे का पहला साक्ष्य वो इस काल का मिला है, इसकी अंतिम अवस्था में, ऋग वैदिक काल की अंतिम अवस्था में। तो ये था धातु या फिर पत्थरों के प्रयोग से संबंधित सभ्यताएं। और उन्हीं के नाम पर जो धातु या जो जिस प्रकार का पत्थर प्रयोग हो रहा था, उसी के आधार पर सभ्यताओं के नाम पड़े या उनका नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है आपका। यहाँ पूछा गया है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर किस ताम्रपाषाण काल संस्कृति का विकास हुआ था? मालवा संस्कृति, कायथा, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ऑप्शन सी के लिए आंसर आए हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो जब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, एमपी की, एमपी में ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो सभ्यताएं हमको दिखाई देती हैं, उनका क्षेत्र था मालवा, कायथा। और ये मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में ये बसे हुए इलाके हैं। यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के कई सारे अवशेष या साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है इसी से जुड़ा हुआ अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं। यहाँ पूछा गया है कि किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं, या बनास संस्कृति के साक्ष्य किस क्षेत्र से मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, या अहाड़ संस्कृति, या इनमें से कोई भी नहीं? ऑप्शन सी के लिए आंसर, चलिए ये शायद पिछले प्रश्न का है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अहाड़ संस्कृति को ही बनास संस्कृति कहा गया है। अब ये जो अहाड़ संस्कृति है, अहाड़ एक स्थल का नाम है। अहाड़ एक स्थल है। और इस स्थल का संबंध है ताम्रपाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन ये एक स्थल है। अगर क्षेत्र की बात करें तो यह स्थल राजस्थान में है। नदी की बात करें तो किस नदी के तट पर यह बसा हुआ था? तो ये नदी है आपकी बनास नदी। बनास नदी के तट पर बसने के कारण, जैसे सिंधु नदी के तट पर जो सभ्यताएं बसी, या जो समाज बसा, उसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। उसी प्रकार बनास नदी की घाटियों में जो संस्कृति विकसित हो रही थी, उसको बनास संस्कृति, या फिर अहाड़ नामक स्थल के आसपास अहाड़ संस्कृति इसको बोला गया। गणेश्वर एक अन्य ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसका भी संबंध ताम्रपाषाण काल से है। और यह दिल्ली और राजस्थान के बीच का एक स्थल है। कालीबंगा की यदि बात करें तो कालीबंगा का संबंध ताम्रपाषाण काल या फिर पाषाण कालीन संस्कृतियों से न हो करके इसका संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। अब जल्दी से कमेंट करेंगे, कालीबंगा किस क्षेत्र में या किस राज्य में पड़ता है? कालीबंगा कौन से स्टेट में है, जल्दी से बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और सिंधु घाटी के स्थलों को हमने डिटेल में पढ़ा है। आपको इसका स्टेट बताना है, किस स्टेट में कालीबंगा पड़ता है।
ठीक, बिल्कुल ठीक है, राजस्थान में ही कालीबंगा पड़ता है। तो ये क्षेत्र भी आपका राजस्थान में है। तो इस प्रकार देखें, कालीबंगा, गणेश्वर, अहाड़, ये सारे के सारे राजस्थान के ही स्थल हैं। और ये दो स्थलों का संबंध ताम्रपाषाण काल से है, जबकि कालीबंगा का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है कि तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य, या फिर उसके साथ में अग्निकुंड के साक्ष्य। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं: तांबा, पत्थर और अग्निकुंड। यानी तांबे और पत्थर के उपकरण और साथ ही साथ अग्निकुंड के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाथल से, बैराट से, उदयपुर से, या फिर राजस्थान के गिलोंद से। चलिए, बहुत तेजी से आंसर करेंगे इसके लिए। ठीक, तो इसके लिए जो हमारा ठीक आंसर है वो है गिलुंद। राजस्थान का गिलुंद क्षेत्र, इसका संबंध भी ताम्रपाषाण काल से है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। और गिलुंद से हमको तांबे के उपकरण, साथ ही साथ पत्थर के उपकरण, साथ ही साथ अग्नि कुंड, या इसी को हम हवन कुंड या फिर यज्ञ वेदी भी कहते हैं। हवन कुंड या फिर यज्ञ वेदी, इन सभी के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बालाथल एक अन्य स्थल है जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। चलिए, नेक्स्ट है आपका मालवा संस्कृति की विशेषताएं बतानी है। मालवा संस्कृति की विशेषता बताइएगा। उच्च कोटि के मृदभांडों के साक्ष्य मिले हैं, चरखा व तकली के साक्ष्य मिले हैं, वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं, या फिर तीनों के तीनों साक्ष्य यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। चले, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर डी के लिए दिया है सभी ने। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से उच्च कोटि के मृदभांडों की प्राप्ति हुई है, यानी मिट्टी के बर्तनों की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ यहाँ से चरखा और तकली के साक्ष्य मिले हैं। चरखा और तकली, ये ऊनी वस्त्रों के लिए विशेष करके, या फिर वस्त्र उद्योग से इनका संबंध है। वस्त्र निर्माण के साक्ष्य। और उसके अलावा वृषभ पूजा के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। वृषभ का अर्थ है आपका बैल। तो ये सारे के सारे साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? मालवा संस्कृति से मिले हैं, मध्य प्रदेश की। और मालवा संस्कृति अपने आप में हमने बात कर ली है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पशुओं की हड्डियों के बने हुए औजार, इनके प्रमाण हमको कहाँ से मिलते हैं? तो आदि मानव, उसने पशुओं की हड्डियों से बने हुए औजारों का प्रयोग किया है। कहाँ से मिले हैं बताइए। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है। कश्मीर घाटी से इस प्रकार के औजार हमको मिलते हैं जो कि आदि मानव ने प्रयोग किए, और जिनका निर्माण पशुओं की हड्डियों से हो रहा था। अच्छा, एक प्रश्न और। जब हम पूरा पाषाण काल या फिर पूरा का पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा, उसमें हमने ये देखा था कि ये जो हड्डियों का प्रयोग है, या हड्डियों से औजार बनाने का जो काम शुरू हुआ है, वह मनुष्य ने किस दौर में शुरू किया? यानी कौन से काल में पहली बार
किस काल में पहली बार इस प्रकार के औजारों का प्रयोग होना शुरू हुआ, बताइए। हड्डियों से बने हुए औजारों के प्रमाण सबसे पहले किस काल में हमको मिलते हैं? एकदम बढ़िया आंसर। उच्च पाषाण काल या उच्च पुरा पाषाण काल से। तो हमने पाषाण काल की तीन अवस्थाएं पढ़ी थी, जिनमें से अंतिम अवस्था थी उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, और इसकी ये विशेषता रही कि यहाँ इस काल में आते आते मनुष्य इससे पूर्व में पत्थर के औजारों का प्रयोग तो कर ही रहा था जब ये औजार बना रहा था इस काल में। तो औजार एक तो पत्थरों के बना रहा था, पत्थर के साथ ही साथ यहाँ पर हमको हड्डी के औजारों के प्रयोग भी मिलते हैं। तो एक तो पत्थर से औजार बना रहा है, दूसरे हड्डी से भी औजार बना रहा है। और यह है आपकी पाषाण काल की अंतिम अवस्था। पाषाण काल हमने पढ़ा, सॉरी, पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा था। पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल की तीन अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। तीनों में से जो तीसरी अवस्था है वो ये है। बाकी जो अन्य अवस्थाएं थी वो थी आपकी, एक तो था आरंभिक पाषाण काल, या इसी को हमने निम्न पुरा पाषाण काल बोला था। निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरी अवस्था थी इसकी मध्य पुरा पाषाण काल। और तीसरी अवस्था उच्च पुरा पाषाण काल, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा बेलन घाटी है। बेलन घाटी का संबंध किस काल से था, इसको भी एक बार बताएंगे जल्दी से। चलिए, बेलन घाटी में किस काल से संबंधित साक्ष्य हमको मिलते हैं? ठीक, तो हमने बात करी बेलन घाटी की। बेलन घाटी में हमको मिलते हैं निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य, और आंसर भी आपका आ गया है। ठीक, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के तो साक्ष्य मिले ही हैं, लेकिन शुरुआत में यहाँ से जो हमको साक्ष्य मिले हैं, ये जो प्रसिद्ध है वो पुरा पाषाण कालीन संस्कृति से है, या प्रागैतिहासिक काल की जो पहली अवस्था है निम्न पुरा पाषाण काल, उससे संबंध है इसका। निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है बेलन घाटी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है आरंभिक पुरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस काल में मानव खाद्य संग्राहक था। इसी काल में विदारणी एक प्रमुख औजार था। इस काल के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं। या फिर इस काल में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। ऑप्शन डी। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अब ये अलग अलग किताबों में अलग अलग इसमें चीजें दी गई हैं, लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे तो जो मनुष्य शुरुआती काल में था, मनुष्य शुरुआती काल में शिकारी था। और शिकार के साथ साथ जो उसकी दूसरी अवस्था आई है वो संग्राहक की आई है। संग्राहक की आई है। और जब हम पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे, संपूर्ण पूरा पाषाण काल, तो आपने नोटिस किया होगा इस पूरे पाषाण काल के विषय में हमने एक बात पढ़ी थी कि यहाँ पर मनुष्य की ये दोनों विशेषताएं हमने देखी थी कि एक तो ये मनुष्य शिकारी है, और दूसरा ये संग्राहक है। मोटे तौर पर हमने ये बात समझी थी कि एक तो ये मनुष्य शिकारी है, दूसरा इस समय का जो मनुष्य है वो संग्राहक है।
लेकिन शिकारी होना इसकी पहली अवस्था थी, और हम यहाँ आरंभिक पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं। तो इस अवस्था में मनुष्य अभी केवल शिकारी ही है, न कि खाद्य संग्राहक। अभी ये इस अवस्था में खाद्य संग्राहक नहीं बना है। तो इसलिए जो हमारा पहला ही विकल्प है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि किस काल में, सॉरी, आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उसके अलावा इसमें विकल्प आप देखेंगे तो विदारिणी के साक्ष्य पूछे गए हैं कि विदारिणी क्या प्रमुख औजार था आरंभिक पाषाण काल में, इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। इसके अलावा निवास स्थान की बात करते हैं तो बेलन घाटी और सोहन घाटी, इन दोनों क्षेत्रों में, सोहन और बेलन, इन दोनों क्षेत्रों में इसके प्रमाण हमको मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ खंडक नामक जो औजार था उसका भी प्रयोग ये कर रहा था, तो इसके भी प्रयोग हमको बराबर मिलते हैं। ठीक, लेकिन अभी इसने, क्योंकि खंडक से शिकार कर रहा है तो शिकारी तो ये है, लेकिन संग्रहण अभी इसने नहीं सीखा है, वो अगली अवस्था में ये सीखेगा, जिसको हम मध्यपुरा पाषाण काल से लेकर उच्च पुरा पाषाण काल तक पढ़ते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल और साथ ही साथ उच्च पुरा पाषाण काल, इन दो कालखंडों में ये जो मनुष्य है ये धीरे धीरे फिर संग्रहण करना भी सीखेगा। लेकिन जो ये आरंभिक पुरा पाषाण काल है इसमें ये अभी केवल शिकारी ही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि पूरा पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अति नूतन या प्लाइस्टोसीन, चातुर्थिकी अवस्था या चातुर्थिकी या क्वाटरनरी अवस्था का एक भाग है। होलोसीन नवपाषाण युग के अंतर्गत आता है। मानव धरती पर प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ में पैदा हुआ। तो इसके लिए आंसर कीजिए बहुत तेजी से। ठीक, तो एक एक करके सारे विकल्पों को देखते हैं। अति नूतन या प्लाइस्टोसिन जब हमने शुरुआत में लेक्चर पढ़े थे तो उसमें ये हमने देखा था कि चातुर्थिकी अवस्था की हमने बात करी थी। चातुर्थिकी अवस्था हमने कब पढ़ी थी? ये हमने तब पढ़ा जब हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में या फिर मानव का उद्विकास पढ़ा था, उसी में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी। पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है, पृथ्वी को माना गया है कि ये लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई है। इस 4 अरब वर्ष के बाद, इसके बाद में पृथ्वी को पृथ्वी को जो हमने इसका जो इसके बनने की जो प्रोसेस है उसको 4 खंडों में बांटा। और चौथा जो हिस्सा था वो यही चातुर्थिकी अवस्था की हम बात कर रहे हैं। चातुर्थिकी या क्वार्टरनरी इसको बोलते हैं। तो इस अवस्था में, ये अवस्था इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी अवस्था का एक हिस्सा है होलोसीन। इसी अवस्था का एक हिस्सा है होलोसीन। ठीक है, इसका एक हिस्सा है होलोसीन। हालांकि ये बाद की अवस्था है होलोसीन। और इसी का एक हिस्सा है अति नूतन। अति नूतन काल भी इसको बोलते हैं। तो एक हिस्सा है अति नूतन काल। अति नूतन काल में ही शुरुआत मानी गई है मनुष्य की। तो मनुष्य कब पैदा हुआ है? वो अति नूतन काल में मानव की उत्पत्ति हुई है। और इसी अति नूतन काल की अगर बात करें, अति नूतन काल, इस अति नूतन काल में कई प्राणियों की उत्पत्ति हुई है धरती में। एक तो है मानव, मानव की उत्पत्ति हुई, साथ ही साथ गाय। ठीक है, ये गया हो गया है, गाय है। गाय, बैल और बकरी जैसे पशु वो इसी दौर में उत्पन्न हुए हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाइस्टोसीन युग
या फिर अति नूतन काल। तो प्लाइस्टोसीन युग ही मानव सभ्यता का उदय का काल है। और ये जो थर्ड वाला विकल्प है, इसका आंसर भी हमको यहीं से मिल रहा है कि मानव धरती पर प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ में पैदा हुआ है। ये विकल्प भी ठीक है। साथ ही साथ जो पहला विकल्प है अति नूतन प्लाइस्टोसीन चातुर्थिकी अवस्था का एक भाग है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जबकि ऑप्शन बी आप देखेंगे या ऑप्शन टू आप देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि होलोसिन नवपाषाण युग के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। नवपाषाण तो बहुत बाद की अवस्था है। होलोसिन आपका जो अति नूतन काल है उसी का, या सॉरी, जो चातुर्थिकी है उसका, चतुर्थ की अवस्था का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका दो, जो ऑप्शन टू है वो गलत है। और नीचे अगर हम कथन देखें तो इसमें एक और तीन हमको देखना है, तो ये वाला ऑप्शन सी हमारा ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, शैलाश्रय अवशेष निम्न पाषाण कालीन या फिर निम्न पाषाण युगीन स्थलों में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी शैलाश्रय के अवशेष हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। पंजाब की सोहन घाटी, बेलन घाटी, बुर्ज होम या फिर भीमबेटका। नीचे ऑप्शन है उपयुक्त सभी, या फिर अन्य ऑप्शन आप देख करके एक बार आंसर कीजिए। चलिए, तो प्रश्न में शैलाश्रय पूछा गया था, और या फिर गुफाओं में रहने के साक्ष्य, इसका मतलब है गुफाओं में रहने के साक्ष्य, या इसको हम बोल सकते हैं गुफा निवास के साक्ष्य। गुफा निवास के अवशेष या साक्ष्य किस कालखंड के, यहाँ पर हमको प्रश्न को पकड़ना था। पूछा गया है निम्न पाषाण युगीन स्थल। तो जब आप भीमबेटका की बात करते हैं तो भीमबेटका सीधा सीधा आपका मध्य पाषाण युगीन स्थलों में गिना जाता है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा सोहन घाटी निम्न पाषाण युगीन स्थल है, बेलन घाटी निम्न पाषाण युगीन स्थल है, और बुर्ज होम का संबंध भी आपका नवपाषाण काल से भी है, लेकिन निम्न पुरापाषाण काल से भी इसका संबंध है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो हमारा ठीक आंसर है वो है बेलन घाटी, पहला एक, और उसके अलावा बुर्ज होम। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से निम्न पाषाण युगीन शैलाश्रयों के साक्ष्य हमको मिले हैं। सोहन घाटी संबंधित है, मगर सोहन घाटी में शैलाश्रयों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। बेलन घाटी और बुर्ज होम से हमको गुफा निवास या फिर शैलाश्रयों के साक्ष्य मिलते हैं। किस अवस्था के? निम्न पाषाण युगीन अवस्था के। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग में निम्न में से कौन सा क्षेत्र असंबद्ध है? ठीक, ऑप्शन डी है। इसको, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। बेलन घाटी न हो करके ये भीमबेटका है आपका। भीमबेटका में माफ कीजिएगा, मध्य पाषाण कालीन स्थल भी है, और साथ ही साथ आपका निम्न पाषाण काल से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। निम्न पाषाण कालीन गुफा निवास के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। लेकिन जो इसकी प्रसिद्धि है भीमबेटका की, वो मुख्यतः मध्य पाषाण काल से इसको जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक साक्ष्य इसके मध्य पाषाण काल से मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी में हमारा तीन और चार ऑप्शन है मीन्स की बुर्ज होम और भीमबेटका, ये दो स्थल ऐसे हैं जिनका संबंध निम्न निम्न पाषाण काल से
मिले हुए जो शैलाश्रय हैं उनसे है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। चलिए, हालांकि ये दो क्षेत्र जो हैं इनका भी संबंध किससे है, निम्न पाषाण काल से है। लेकिन निम्न पाषाण काल से इन दोनों क्षेत्रों से शैलाश्रयों के हमको अवशेष नहीं मिले हैं। शैलाश्रय के अवशेष हमको बुर्ज और भीमबेटका से मिले हैं निम्न पाषाण काल के संदर्भ में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल युग में इससे कौन सा क्षेत्र असंबद्ध है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, दक्कन क्षेत्र, गंगा व सिंधु का कछारी मैदान, या फिर पूर्वोत्तर प्रदेश। चलिए, अभी तेजी से आंसर कीजिए इसके लिए। यहाँ ध्यान देंगे, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ध्यान से पढ़कर आंसर कीजिए। पहला वाला ऑप्शन ए है, दूसरा सी है, तीसरा बी है, और फोर्थ आपका डी है। ठीक, तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। गंगा व सिंधु का जो कछारी मैदान है, यहाँ से हमको मध्य पाषाण युग के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये हमने डिटेल में बात करी थी कि गंगा और सिंधु का जो क्षेत्र है, यहाँ से हमको कोई भी मध्य पाषाण कालीन अवशेष नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, लघु पाषाण का संबंध किस पाषाण कालखंड से है? लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथ जिसको हम बोलते हैं। माइक्रोलिथ का संबंध आपको बताना है किस काल से है। आसान सा प्रश्न है। देखिए, यही गड़बड़ हो गई है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे थे वहां भी ये बात हुई थी कि ये जो दो काल हैं ये बार बार कंफ्यूज करते हैं कि मध्य पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इन दोनों में क्या क्या हमको अवशेष मिले हैं। जब हम बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल की, तो यहाँ पर जो हमको पाषाण मिले हैं या जो उपकरण हमको मिले हैं, अगर उपकरणों की हम बात करें, तो मध्यपुरा पाषाण काल से हमको फलक उपकरण मिलते हैं। और इन्हीं फलक उपकरणों की वजह से इस संस्कृति को फलक संस्कृति भी बोला। इसको फलक संस्कृति बोला। जबकि जब हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, इसका संबंध है लघु पाषाण उपकरणों से। लघु पाषाण उपकरण, इन्हीं को बोला गया है माइक्रोलिथ। माइक्रो मीन्स है लघु, और लिथ मीन्स है पत्थर। तो छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण, और इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है आपका भीमबेटका। चलिए, अभी तेजी से आंसर करेंगे। भीमबेटका के संबंध में फटाफट से बताएंगे कौन सी तिथि में खोजा गया। तिथि बताइए इससे संबंधित। किसने खोजा ये बताइए। यहाँ जो भीमबेटका की गुफाएं हैं
उनके संदर्भ में भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने करी, किस तिथि को करी। ठीक है, चलिए।